चलिए मंगलाचरण करते हैं। सिद्धं शुद्धं परमेय जिडेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषणुदयं जीवस्य परोवडं वोच्छम्। 570 गाथाओं तक पढ़ा दिया गया था। सम्यक्त मार्गणा चल रही थी। कौन सी? सम्यक्त मार्गणा, जिसमें कि सम्यक दर्शन के बारे में बताया जा रहा था। 6 द्रव्यों पर, 7 तत्वों पर श्रद्धा करने को सम्यक दर्शन कहा जाता है। उन 6 द्रव्यों का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा था। जीव द्रव्य किसे कहते हैं, पुद्गल द्रव्य क्या है, धर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य क्या है ना, आकाश द्रव्य क्या है। ऐसे सभी द्रव्यों की जानकारी देने के बाद में काल द्रव्य की चर्चा चल रही थी। कौन सा? काल द्रव्य। 570 गाथा तक पढ़ा जा चुका था। 571 नंबर की गाथा पढ़ना है। कालम अस्य दव्वम सग सग पज्जाय परिणदम होदी पज्जाय अवट्ठाणम सुदृणये होदि खणमेत्तम। देखो, जितने भी द्रव्य कहे गए हैं वो सभी द्रव्य कालम अस्सीय माने काल का, अस्सी माने आश्रय लेकर के, दव्वम जो द्रव्य हैं वे सग सग पज्जाय परिणदम होदी। सग सग माने अपनी अपनी पर्यायों से परिणत होते हैं। क्या अर्थ हुआ कि सभी द्रव्यों में परिणमन होता है और सभी द्रव्यों में पर्याय उत्पन्न होती रहती है। ये तो सभी लोग जानते ही हैं। द्रव्य होगा तो उसमें पर्याय उत्पन्न होती है। तो वो कोई भी द्रव्य हो जो हमारे लिए जीव द्रव्य हैं, पुद्गल द्रव्य हैं, जो हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं, इन सभी द्रव्यों में भी हर समय पर्याय उत्पन्न होती रहती है। अगर द्रव्य में पर्याय नहीं होगी तो वो द्रव्य कूटस्थ हो जाएगा, एकदम से परिणमन से रहित हो जाएगा। और ऐसा कोई भी द्रव्य होता भी नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो द्रव्य के अंदर प्रति समय जो परिणमनशीलता का स्वभाव रहता है, उस स्वभाव के लिए भी बाह्य सहयोगी कारण काल द्रव्य बना होता है। प्रत्येक द्रव्य अपनी शक्ति से ही परिणमन करता है और प्रत्येक द्रव्य में यह स्वाभाविक शक्ति है कि वह पर्यायों को उत्पन्न करता रहता है। कोई भी द्रव्य बिना पर्याय के, बिना परिणति के या बिना चेंज के रह नहीं सकता है। ये द्रव्य का स्वभाव है, चेंज होना। चेंज को ही हम जो है एक तरह से क्या बोलते हैं? पर्याय। तो जो हर द्रव्य के अंदर एक ये चेंजेबल होने का जो नेचर रहता है, इसी को पर्याय कहा जाता है। और इस प्रकार की जो ये पर्याय है, यह पर्याय प्रत्येक द्रव्य का होना स्वभाव है। जीव और पुद्गल में स्वभाव पर्याय भी होती हैं और विभाव पर्याय भी होती हैं। बाकी के सभी द्रव्यों में केवल स्वभाव पर्याय ही होती है। चूँकि जीव और पुद्गल दोनों आपस में मिल जाते हैं और जहाँ 2 द्रव्यों का मेल हो जाता है वहाँ पर फिर उसकी पर्याय जो है एक तरह से वैभाविक पर्याय उसकी उत्पन्न होने लग जाती है। तो जो पर्याय हो रही है प्रत्येक द्रव्य की, इस पर्याय में बाहरी जो सहयोगी कारण है वो होता है काल द्रव्य। कौन सा? काल द्रव्य, है ना। काल भी एक द्रव्य है जिसके माध्यम से प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय परिणमन होता रहता है, चाहे वो शुद्ध द्रव्य हो या
अशुद्ध द्रव्य हो, जीव द्रव्य हो या अजीव द्रव्य हो। तो उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों में परिणत होता है। किसका आश्रय लेकर के? काल द्रव्य का आश्रय लेकर के। आश्रय माने सहारा, है ना, सहयोग। तो काल द्रव्य प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में एक बाहरी निमित्त कहलाया। क्या कहलाया? बाहरी निमित्त। निमित्त का मतलब ही होता है सहयोगी। तो काल द्रव्य है सहयोगी बना रहता है। अपना शरीर है, इसमें भी परिणमन होता रहता है। अपनी आत्मा में जो स्वभाव है उसमें भी परिणमन होता रहता है। तो हर द्रव्य में परिणमन हो रहा है, पर्याय निकल रही है ना। किसके आश्रय से? काल द्रव्य। तो काल द्रव्य उस परिणमन के लिए एक सहयोगी बना रहता है। पज्जाय अवट्ठाणम, दूसरी लाइन में लिखा है, पर्याय का जो अवस्थान है, अवस्थान माने उसकी स्थिति, जो उसका टाइम ड्यूरेशन है पर्याय की, वो शुद्ध नए माने शुद्ध नए से, होदी माने होती है क्षणमित्तम, यानी क्षण मात्र होती है। गाथा मिल गई ना सबको? शुद्ध नए से पर्याय कितनी देर की होती है? क्षण मात्र का मतलब है यहाँ पर एक समय की होती है। यानी एक क्षण को अगर जैन दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो एक समय कहा जाता है ना। क्षण जिसको बोलते हैं, तो वो क्षण, क्षण क्षण, पल पल जो अपन बोलते हैं, वैसे तो क्षण बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार वो क्षण कितने समय का? एक समय का होता है। तो वैसे तो जो पर्याय होगी वो उसकी पर्याय बहुत समय तक रुकने वाली भी होगी, लेकिन जो बहुत समय तक रुकने वाली पर्याय होगी उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। पहले जो चर्चा की जा रही है वो एक समयवर्ती पर्याय की चर्चा की जा रही है। एक समय का मतलब हर समय पर्याय उत्पन्न हो रही है, हर समय नई पर्याय आ रही है, हर समय पर पुरानी पर्याय जा रही है, नई पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो हर समय जो प्रति समय पर्याय उत्पन्न हो रही है, इसी को कहते हैं अर्थ पर्याय। क्या बोलते हैं इसको? अर्थ पर्याय, है ना। ये शब्द आपने सुने होंगे, दो शब्द हैं, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। पर्याय कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। तो अर्थ पर्याय जो होती है वह एक समय वाली होती है। प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है, प्रति समय जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, क्षण क्षण जो उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं अर्थ पर्याय। क्या बोलते हैं? हाँ। तो वह जो अर्थ पर्याय है, वो अर्थ पर्याय भी, उसकी भी एक स्थिति है, उसकी भी एक टाइम ड्यूरेशन है। वो कितने? एक समय की है। अर्थ पर्याय कितने समय वाली है? एक समय वाली है ना। तो वो जो एक समय की पर्याय होगी वो कहलाएगी शुद्ध नय से। कौन से नय से? शुद्ध नय से। शुद्ध नय का मतलब ये हो गया, जो नय हमें शुद्ध पर्याय का ज्ञान कराए उसे कहते हैं शुद्ध नय। तो शुद्ध नय हमें किसका ज्ञान कराएगा? शुद्ध पर्याय का। तो शुद्ध जो पर्याय होगी वो एक समय वाली ही होगी। अधिक समय की जो पर्याय हो गई, 2 समय 3 समय वाली, तो उसमें समय जुड़ गए। समय जुड़ने से वो 2 और 3 और 10 और संख्यात असंख्यात कहलाए। आ रहा समझ में? तो जब समय जुड़ गए तो वो अशुद्ध हो गया। शुद्ध जो होता है वो, हाँ, जो किसी से मिला हुआ ना हो, ऐसा समझ लो। शुद्ध किसको बोलेंगे? शुद्ध चीज क्या कहलाती? जिसमें कोई दूसरी चीज मिली ना हो। तो ऐसे ही काल द्रव्य की शुद्ध पर्याय क्या कहलाएगी? हाँ, एक समय की। समझ आ रहा ना? क्योंकि जहां पर 2 आदि समय मिला दिए तो वो हमने उसके समय उसमें मिला दिए, तो वो काल द्रव्य की अपेक्षा से वो 2 समय उसकी अशुद्ध पर्याय हो गई, काल द्रव्य की अपेक्षा से। समझ रहे हैं ना? क्योंकि
उस द्रव्य की पर्याय में कोई और दूसरी पर्याय मिली हुई नहीं होनी चाहिए, तो वो शुद्ध नय का विषय बनेगी, अन्यथा वो अशुद्ध नय का विषय बनेगी। तो अशुद्ध नय को ही हम कहते हैं व्यवहार नय, और शुद्ध नय को हम कहते हैं परमार्थ नय या निश्चय नय, है ना। तो शुद्ध नय से एक समय वाली पर्याय होती है, और शुद्ध नय से वह पर्याय इसलिए शुद्ध होती है क्योंकि उसमें और कोई दूसरी पर्याय मिली हुई नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर कहा कि एक समय जो पर्याय रुके, ठहरे, उसकी स्थिति बने, उस पर्याय को शुद्ध नय से जानना, माने वो शुद्ध नय का विषय है। शुद्ध पर्यायार्थिक नय से उसको हम देखेंगे तो वह शुद्ध पर्याय कहलाएगी। आ रहा समझ में? तो नय दोनों प्रकार के होते हैं, शुद्ध नय और अशुद्ध नय। तो जो शुद्ध होगा वो उस द्रव्य के स्वभाव को बताने वाला होगा, उस द्रव्य में किसी भी संयोग संबंध से रहित दशा को बताने वाला होगा, और जहां अशुद्ध आ जाएगा उसमें वह संयोग जुड़ जाएगा कोई दूसरा द्रव्य का, है ना। जैसा भी द्रव्य होगा, अब जैसे काल द्रव्य है तो काल द्रव्य के लिए शुद्ध क्या, एक समय उसके लिए शुद्ध है बस, है ना। पुद्गल द्रव्य के लिए शुद्ध क्या, तो एक परमाणु उसके लिए शुद्ध है। जैसे ही एक परमाणु में दूसरा परमाणु जुड़ गया तो वो परमाणु नहीं रहा, फिर वो क्या हो गया, स्कंद हो गया, तो वो कहलाएगा अशुद्ध नय से यह पुद्गल का स्कंद है, और शुद्ध नय से पुद्गल कौन सा, एक परमाणु वाला है। तो ऐसे हमें शुद्ध नय से भी वस्तु को जानना चाहिए और अशुद्ध नय से भी जानना चाहिए। तो शुद्ध नय में संयोग नहीं स्वीकार किया जाता, अशुद्ध नय में संयोग को स्वीकार करके अशुद्ध नय की दृष्टि से कहा जाएगा। आ रहा समझ में? जैसे आपसे कहा आप 20 साल के हो गए, कितने साल के हो गए, तो अब आपसे पूछा कौन से नय से आप 20 साल के हैं, इसको नए ज्ञान कहते हैं। नए ज्ञान भी बहुत बड़ा ज्ञान होता है, नए चक्र के माध्यम से समझाया जाता है ना। तो अब ये 20 साल जो आपसे कहा जा रहा है ये शुद्ध नय से नहीं बैठेगा, ये किससे है, ये अशुद्ध नय से है। शुद्ध नय से तो हम एक समय वाले ही हैं, समझ आ रहा है, ये शुद्ध नय से है। तो इस तरह से हमें नयों के ज्ञान के माध्यम से भी पदार्थ का ज्ञान किया जाता है। क्या आ रहा समझ में? आ रहा है ना। शुद्ध नय से हम शरीर हो चाहे आत्मा हो, शुद्ध नय से तो वो एक समय वाला है, एक समय की जो पर्याय है वो शुद्ध नय से जानी जाएगी। और अशुद्ध नय से अगर हमने ये भी कहा कि ये मनुष्य है, तो बताओ कौन से नय से जाना जाएगा मनुष्य? शुद्ध नय से तो कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शुद्ध नय से तो हम उसका परमाणु देखेंगे। स्कंद अगर हमें देखने में आ रहा है तो मनुष्य के रूप में, तो अशुद्ध नय का ही विषय बनेगा, है ना। तो ऐसे नयों का ज्ञान करने से भी सब चीजें स्पष्ट समझ में आती हैं। तो अगर हमने मनुष्य का व्यवहार किया तो मनुष्य भी कौन से नय से हुआ, अशुद्ध नय से, यानी व्यवहार नय से ही मनुष्य कहा जाता है। जीव की जो पर्याय है व्यवहार नय से है, मनुष्य की पर्याय, है ना। बाकी निश्चय से तो एक समय वाली जीव की जो अपनी स्वाभाविक पर्याय है वो है बस। तो कोई भी पर्याय जो हमारे लिए दिखाई दे रही है वो अशुद्ध ही है, ये मान के चलो। अभी इसका निष्कर्ष क्या निकला, जो पर्याय हमें दिखाई दे वो सभी पर्याय अशुद्ध हैं और वे अशुद्ध नय का ही विषय होती हैं। ये स्पष्ट हो गया। बता दो आप कोई भी चीज कौन सी दिख रही है और जो शुद्ध है आपको, है? अब देखो सब व्यवहार ही है। आपने कहा शुद्ध जल, शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध भोजन, समझ आ रहा है ना, शुद्ध फल, क्या समझ आ रहा है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये सब व्यवहार से ही शुद्ध है ना। निश्चय से तो कोई भी शुद्ध है ही नहीं देखा जाए तो,
निश्चय से तो कोई भी शुद्ध पर्याय शुद्ध घी होगा, तो वो शुद्ध घी भी जो है जिस समय पर आपको घी के रूप में दिखाई दे रहा है, वो द्रव्य की अपेक्षा से, पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से तो वो अशुद्ध है। शुद्ध हमारी उस अपेक्षा से है। किस अपेक्षा से? ये भाई शुद्ध गाय का निकला हुआ है, शुद्धि से निकाला गया है, बनाया गया है, धोया गया है, छाना गया है, तपाया गया है, इस अपेक्षा से शुद्ध है वो। लेकिन द्रव्य तो पुद्गल की अपेक्षा से देखा जाए तो जिस द्रव्य में हमें स्कंद दिखाई दे रहे हैं, वो पुद्गल द्रव्य अशुद्ध नय का ही विषय है, व्यवहार नय का ही विषय है ना। एक नई चीज समझ में आई। तो ये व्यवहार का भी एक और बड़ा लोक व्यवहार हो गया। जो व्यवहार ने हमें अध्यात्म दृष्टि से कहा जाता है, उस व्यवहार में भी और आगे चले गए तो ये कौन सा आ गया? लोक व्यवहार की दृष्टि से, लोक शुद्धि की दृष्टि से ये चीज़ें शुद्ध कही जाती हैं। लेकिन द्रव्य की और पर्याय की जब हम अपेक्षा से देखते हैं तो ये अशुद्ध पर्याय ही हैं, है ना। ये ज्ञान की बात। तो इस तरह से हम ये देखें कि जो क्षण मात्र में होने वाली पर्याय है, बस वही शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। ये अर्थ पर्याय कहलाती हैं। तो एक तरह से इस 571 नंबर की गाथा में अर्थ पर्याय का वर्णन किया गया। काल द्रव्य उस अर्थ पर्याय के लिए बाह्य सहयोगी है, बाह्य निमित्त है। इसी तरह से गाथा 572 में आगे और कहते हैं, व्यवहारो यवियप्पो भेदोतः पज्योति एयठो व्यवहार अवठाणठिदो व्यवहार कालो दो। हाँ, क्या कहते हैं? व्यवहारो माने व्यवहार, वियप्पो माने विकल्प, भेदो माने भेद, तह माने तथा, पज्जौ माने पर्याय, इति ये सभी, ए अट्ठो यानी ये सभी एक ही बातें हैं, एक ही पदार्थ हैं, एक ही चीजें हैं। क्या कहा? ए अट्ठो का मतलब एकार्थवाची हैं, माने जिसे हम पर्यायवाची कहते हैं, समानार्थक शब्द कहते हैं, ये सभी शब्द बताए गए। व्यवहार कहो, विकल्प कहो, भेद कहो और पर्याय कहो, ये चार चीजें क्या हैं? एकार्थवाची हैं। इससे भी बहुत ज्ञान हो जाएगा आप लोगों को, व्यवहार क्या कहलाता है, निश्चय क्या कहलाता है। समझ आ रहा है? यानी व्यवहार विकल्प वाला है। विकल्प का मतलब हो गया जिसमें अनेक तरह के भेद बन जाते हैं, वही विकल्प कहलाता है ना। और विकल्प का ही दूसरा नाम भेद हो गया, और भेद का ही नाम पर्याय हो गया। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जो पर्याय है वह भेद स्वरूप है। पर्याय कैसी होती है? भेद स्वरूप। माने भेद अगर हम करेंगे तो पर्याय में ही होता है, द्रव्य में भेद नहीं होता। द्रव्य जो होता है वो अभेद स्वरूप हुआ। द्रव्य कैसा होता है? अभेद स्वरूप। और पर्याय भेद स्वरूप। भेद भिन्नता है ना, ये जो आती है वो केवल पर्याय में आती है। तो व्यवहार इसी पर्याय से चलता है। पर्याय का ही दूसरा नाम क्या है? व्यवहार। तो जो पर्याय को बताने वाला हो वही व्यवहार है, वही भेद है और वही विकल्पात्मक है ना। विकल्प का मतलब यहाँ सविकल्प और निर्विकल्प से नहीं है। विकल्प का मतलब यहाँ पर हाँ, मतलब जिस चीज़ के जो भेद हो जाता है उसी को ही विकल्प ही समझना चाहिए, एकार्थवाची शब्द ही समझना चाहिए। ऑप्शन, ऑप्शंस,
ऑप्शन का मतलब विकल्प। तो ऑप्शन भी अपने को उसी चीज में मिलेंगे जो चीज हमें कहीं इकट्ठे रूप में, पर्याय के रूप में हमारे सामने होगी, है ना। तो विकल्प इसी का नाम है। तो व्यवहार कहो, भेद कहो, विकल्प कहो या पर्याय कहो, एक ही बात है। माने अगर हमने ये कहा कि ये चीज़ व्यवहार नय से है तो इसका मतलब है कि वो पर्याय को देख रहा है। व्यवहार नय से देखने का मतलब क्या हो गया? पर्याय को देखना। और पर्याय नय से देख रहा है तो भी वह व्यवहार को देख रहा है, व्यवहार को जान रहा है। पर्याय माने व्यवहार, है ना। तो व्यवहार में जो काम आती है वो पर्याय ही आती है, द्रव्य नहीं आता है। हम हर चीज़ को व्यवहार से देखते हैं, पर्याय से ही देखते हैं, है ना। जैसे मान लो एक हमने कहा ये कपड़ा, ये क्या है? कपड़ा, है ना। तो ये कपड़ा कैसा? तो हमने इसको देखा लाल कपड़ा। कैसा कपड़ा? लाल कपड़ा। तो हम इस द्रव्य की, लाल रंग की जो पर्याय है उसको ही पकड़ रहे हैं। जिससे यह द्रव्य बना है वो द्रव्य तक हमारी कोई भी पहुंच नहीं है। हम क्या देख रहे हैं? बस लाल है, कपड़ा है, इतना जानते। कागज है, सफ़ेद है, समझ आ रहा है। तो ये जो सफ़ेद कागज, लाल कपड़ा, है ना, पीला कपड़ा, ये सब जो है ये क्या है? ये पर्याय को जान रहे हैं हम। किसको? पर्याय को, है ना। और पर्याय को जान रहे हैं इसलिए वो व्यवहार में हम जो जानते हो पर्याय को ही जानते हैं। व्यवहार में हमें पर्याय से ही काम होता है। कपड़ा मात्र वो हमारे कोई काम का नहीं होगा। काम में क्या आएगा? भाई ये लाल कपड़ा लेके आना, सफ़ेद कपड़ा लेके आना, है ना, मोटा लेके आना, पतला लेके आना, ये सब क्या हो गया? ये काम में आता है। व्यवहार इसी से चलता है ना। हम कपड़े की कोई ना कोई क्वालिटी तो बताएंगे, मोटा लाना, पतला लाना, है ना, कीमती लाना, कम कीमती लाना, या कपास का लाना, कॉटन का लाना, कि और किसी चीज़ का लाना। तो ये सब जो है पर्याय को ही हम काम में लाते हैं। तो पर्याय व्यवहार से चलती है और व्यवहार में पर्याय ही पकड़ी जाती है। आ रहा समझ में? हाँ। तो मनुष्य पर्याय है, इसलिए व्यवहार से ये मनुष्य है। किससे? व्यवहार से। तो बड़ा अच्छा ये ज्ञान दिया जा रहा है यहाँ पर ध्यान रखने के लिए। व्यवहार जिस चीज़ में होगा उसमें विकल्प होंगे, भेद होंगे, और उसको हम पर्याय की दृष्टि से या पर्याय के ज्ञान से जान रहे होंगे, है ना। तो ये चारों एकार्थवाची शब्द ध्यान रख करके हम व्यवहार भी समझ सकते हैं और पर्याय भी समझ सकते हैं। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं व्यवहार अवठान ठिदो हु अव्यवहार कालो दू। तो जिसमें व्यवहार से जिसमें अवस्थान होता हो, माने व्यवहार से जो समय कहा गया है वो व्यवहार का समय जो परमार्थ समय है एक समय का, उसको छोड़ करके जितना भी है वो सब व्यवहार समय है। तो व्यवहार से जो अवस्थान होता है, माने जिसके हम कह सकें भाई ये 2 समय, 10 सेकंड, 1 सेकंड, है ना, 1 मिनट, 1 वर्ष, ये सब क्या है? ये व्यवहार से उस द्रव्य की या पर्याय की स्थिति कही जाएगी। तो ये व्यवहार से जब कहा जाएगा अवस्थान उस पर्याय का, तो वह व्यवहार काल से जाना जाएगा। वो शुद्ध नय से नहीं जाना जाएगा, वो व्यवहार नय से जाना जाएगा। तो व्यवहार में माने आपसी चलन में, है ना, जो काम आता है वो व्यवहार काल ही होता है ना। हम 10 वर्ष के हो गए, हम 20 वर्ष के हो गए, ये 4 वर्ष पुराना कपड़ा है, ये 1 वर्ष पुरानी वस्तु है, इसको लाए हुए 3 दिन हो गए, 1 महीने का हो गया। ये सब जो भी हम व्यवहार में चलन चलाते हैं, ये सब व्यवहार काल का ही हम एक तरह से संग्रह करके उसको हम कहते हैं। और ये व्यवहार नय से ही हमारा कथन होता है। और इस तरह से जो उस चीज़ की जो भी हम टाइम लिमिट बताते हैं वो व्यवहार काल कहलाएगी, है ना। और जो उसकी पर्याय होगी उसे कहा जाएगा व्यंजन पर्याय। क्या बोलेंगे? ये व्यंजन पर्याय के लिए गाथा है।
तो अर्थ पर्याय एक समय वाली और व्यंजन पर्याय अनेक समय वाली, जिससे हम अनेक प्रकार के और भी यूनिट के माध्यम से बताया करते हैं, वो सब क्या होती है? व्यंजन पर्याय होती है। इसी को और आगे पढ़ते हैं। अवरा पज्जायठिदी खणमेत्तम होदितम च समओत्ति दौण्डमणूणमधिक्कम कालपमाणम हवे सोदु। हाँ, क्या कहते हैं? अवरा माने होता है जगन्य। पर्याय की जो स्थिति जगन्य होती है वह तो क्षण मात्र होती है, यानी एक समय की होती है। कोई आपसे पूछे पर्याय की जगन्य स्थिति कितनी या जगन्य काल कितना, पर्याय जगन्य से कितने समय वाली, तो क्या बताएंगे? एक समय वाली। जगन्य काल पर्याय का कितना? एक समय, माने एक समय से छोटी कोई पर्याय नहीं होती। खड़ में तम होती, तम च समोत्ति, उस क्षण को ही हम समय कहते हैं, है ना, ये समय। और वो समय की, किसको समय की परिभाषा कैसे जानी जाती है? एक और तरीका है यहाँ पर समय को समझाने का जो बताया जा रहा है। दोण्णम अणुणम अधिक्कम काल प्रमाणम, दो अणुओं के अतिक्रमण के काल का जो प्रमाण है वही समय होता है। क्या कहा? समय किसे कहते हैं? जैसे अणु अणु पास पास में रखे हुए हैं, लोकाकाश के अंदर प्रत्येक प्रदेश पर अणु हैं, है ना, तो कालाणु भी हैं। तो उन अणुओं में जो पास पास में अणु रखे हुए हैं, उन्हीं अणुओं में दो अणु हैं पास पास में, तो उन दोनों को उल्लंघन करने का जितना टाइम होगा, उन दोनों को क्रॉस करने का, दो पास पास के अणुओं को ही, क्या समझ में आ रहा है? माने कोई एक परमाणु एक और ले लो और वो बिल्कुल मंद गति से जा रहा हो और उस दोनों अणुओं को पार करके निकल जाए, तो उसमें जितना समय लगे उसका नाम है एक समय। अब आप विचार करो, अणु कितना छोटा, उसके पास में दूसरा अणु रखा हुआ वो भी कितना छोटा, और उसके बीच में कोई गैप नहीं क्योंकि सभी आकाश के प्रदेश मिले हुए हैं। और उन अणु को आपस में, मतलब एक अणु को उल्लंघन करने में जितना टाइम लगेगा उसका नाम है समय। आ रहा समझ में? तो ये समय की इकाई जो है, ये सूक्ष्मतम इकाई इसलिए कही जाती है क्योंकि इससे छोटा और कोई टाइम पीरियड नहीं होता है ना। तो इसी का नाम यह समय कहा है। ए नभ एय पये सत्थो परमाणु मंद गई पवट्टंतो दोयमणंतर खेतम, क्या लिखा? बी लिखा है, बीयमणंतर खेतम जावदियम जादितम समय कालो, है ना। उसी को समझा रहे हैं। अब ये क्षेपक गाथाएं कही जाती हैं, आपके ग्रंथों में लिखी हैं ये गाथाएं हैं। क्षेपक का मतलब ये होता है कि ये गाथाएं मूल ग्रंथ की नहीं हैं और इन्हें अन्य ग्रंथों से यहाँ पर ला करके रखा हुआ है ना, या तो रेफरेंस के रूप में या फिर विषय को और समझाने के लिए यहाँ पर ला करके संकलित कर दिया गया है। वस्तुतः ये मूल ग्रंथकार की गाथाएं नहीं है, इसलिए इसको क्षेपक गाथा के रूप में कहा गया है। दो गाथाएं क्षेपक गाथाएं हैं। तो उसमें विषय वही है कि आकाश के एक प्रदेश में जो स्थित परमाणु है वह जब मंद गति से प्रवर्तन करता है, मंद गई पवट्ठंतो, तो बीयम अनंतर खेतम, जो दूसरा अनंतर क्षेत्र में स्थित जो परमाणु है उसको पार करने में जावदीय माने जितना काल लेता है, तम समय कालो, उसी का नाम समय है। समझना? मंद गति से प्रवर्तन करने वाला एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा उसी का नाम क्या है? एक समय है। दो को क्रॉस नहीं करना है। यहां जो ऊपर वाली गाथा में लिखा था
दोनों अणुओं का अतिक्रमण काल बताया था, माने दो अणुओं का अतिक्रमण। तो दो अणुओं का अतिक्रमण नहीं करना, अतिक्रमण तो एक ही अणु का करना है, दोनों अणुओं के वो बीच का काल है वो। माने एक परमाणु दूसरे परमाणु को मंद गति से चलते हुए जितने समय में पार कर जाएगा उसका नाम एक समय है। परमाणु में तीव्र गति भी होती है, मंद गति भी होती है ना। तो यहां मंद गति ली जाएगी क्या? हाँ, क्योंकि परमाणु को परमाणु का उल्लंघन करने में मंद गति की ही आवश्यकता होगी। मतलब अगर मंद गति से भी चले तो भी उसमें जितना समय लग जाएगा तो एक समय का है। यूं नहीं समझना कि तीव्र गति से चलता तो और कम समय लग जाता, ऐसा नहीं समझना। मतलब मंद गति से भी चलेगा तो भी एक परमाणु को पार करने में उसे जितना समय लगेगा वो भी उसके लिए एक समय। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो हमें ये बताया गया है कि मंद गति से भी पार करने में वो इतना छोटा समय है ना। तो यूं नहीं समझना कि तीव्र गति से पार कराते तो और जल्दी हो जाता, ऐसा नहीं है। मतलब मंद गति से भी अगर पार कर रहा है तो भी वो इतना छोटा समय है कि उससे छोटा कोई समय नहीं हो सकता है, उसी को समय कहा गया है? क्या बोले? नहीं, तीव्र गति से पार करेगा तो उससे भी ज़्यादा यहाँ ये बताया गया है कि मंद गति से भी पार करने में उसको जितना समय लग रहा है वो भी सबसे छोटा समय है ना। हाँ, आप इसको समझने की कोशिश करो, अपने दिमाग में थोड़ा वो उल्टी फिगर चल रही है। हाँ, कि तेज चलेगा तो जल्दी जल्दी पार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो वाला कोई एक्सीलेटर नहीं दबाना है समझ आ रहा है? तो वो जो है मतलब अपने को कोई गाड़ी नहीं भगाना है, कुल मिलाकर के मंद गति से भी चल करके वह जितना एक परमाणु को पार करने में समय लगेगा वही उसका समय एक समय कहलाएगा, ऐसा जानना है ना। अब गियर दबाने वालों को ये लगता है ना जल्दी से गियर दबाओ आगे बढ़ो तो वो चीज़ नहीं है, इसको आप दूसरी दृष्टि से देखें तो ये समय की व्याख्या इस तरीके से की गई है। गियर डाल देते जल्दी से। जित्तु विखेत में तम अणुणारुद्धम खुगय गयन दवम च तम च पदेशम भड़ियम अवरावर कारणम जस। ये भी क्षेपक गाथा है ना। इसमें भी प्रदेश को बताया गया, जैसे समय को बताया गया ऐसे ही प्रदेश, प्रदेश माने क्षेत्र। तो वही परिभाषा जो आपने द्रव्य संग्रह में भी पढ़ रखी होगी कि जितने क्षेत्र को एक अणु रुद्ध कर लेता है, माने रोक लेता है, घेर लेता है, जितने क्षेत्र को आकाश द्रव्य के, वही प्रदेश कहा गया है ना। और वही जगन्य और उत्कृष्ट के लिए कारण माना गया है। मतलब प्रदेश जो है वो क्षेत्र की यूनिट है और समय जो है वो काल की यूनिट है ना। तो छोटे से छोटा क्षेत्र कौन सा? प्रदेश बराबर। और वो प्रदेश क्या कहलाएगा? एक परमाणु जितने क्षेत्र को घेर रहा है उसी का नाम प्रदेश है, और उसी प्रदेश को पार करने में जितना टाइम लगेगा उसका नाम समय है। आवली असंख्य समया संख्येज्जावली समूह उत्सासो सत्तुत्सासथो वो सत्तथो वालवो भड़ियो, है ना। अब यहाँ पर उस व्यवहार काल की एक संकलन करके गणना करके यहाँ बताई जा रही है। आवली असंख्य समया, असंख्य समय वाली तो आवली होती है, माने एक आवली समय के बाद अगला यूनिट जो है वो आवली से नापा जाता है। समय के आगे का नेक्स्ट यूनिट क्या होगा? व्यवहार काल। कहाँ से नापना शुरू करते हैं अपन? आवली से। मतलब समय तो वो एक तरीके से परमार्थ काल हो गया, निश्चय काल हो गया एक समय वाला। व्यवहार जो हम नापना शुरू करेंगे वो कहाँ से शुरू होगा? आवली से। उस आवली में असंख्यात समय हो जाते हैं, असंख्यात समय की एक आवली कहलाएगी। संख्येज आवली समूहम उत्सासो, संख्यात आवली के समूह को उच्छ्वास कहा जाता है। उच्छ्वास,
है ना, जो एक श्वास होती है उसको, उसमें जो है संख्यात आवली का टाइम लग जाता है। एक आवली में असंख्यात समय और संख्यात आवली में एक उच्छ्वास होगा, उच्छ्वास है ना, एक श्वास। 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक कहलाता है। ये यूनिट बढ़ती चली जा रही है आगे आगे, है ना। उच्छ्वास में भी आगे, उच्छ्वास के आगे क्या, स्तोक, जिसे थोब कहा गया है यहाँ, है ना। 7 उच्छ्वास का एक हुआ स्तोक और 7 स्तोक का एक होता है लव। ये एक यूनिट कही गई। स्तोक के बाद कौन सी यूनिट आ रही है, लव, है ना। क्षण लव इसे कहा जाता है, मतलब क्षण को ही एक तरह से लव, लेश मात्र कहा जाता है, उसी को यहाँ पर लव के रूप में कहा गया है। तो इस 7 स्तोकों का एक लव कहा गया है ना। अब इसमें भी एक क्षेपक गाथा बीच में आ गई, उसको बाद में पढ़ेंगे। नीचे वाली गाथा पढ़ते 575। 38 लवा णाली बेणालिया मुहूर्तम तो एक समयेण हीणम भिंड मुहूर्तम तदोशेषम। आगे कहते हैं लव तक आ गए थे, फिर 48.5 लव, 38 और अध लवों का होती है एक नाली। क्या होती है, नाली। ऐसे मात्रक धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसको अपन लाएंगे मुहूर्त तक, और 2 नाली का होता है एक मुहूर्त। बे नालिया मुहूर्तम तु, 2 नाली का क्या बनेगा, एक मुहूर्त, है ना। नाली का मतलब हो गया जैसे हम घड़ी कहते हैं, एक घड़ी कितने 24 मिनट की जो एक घड़ी होती है, वही यहाँ पे नाली कही गई है। और 2 नाली के बराबर हो गया मुहूर्त, जिसे हम 48 मिनट का कहते हैं। तो यहाँ तक ये गिनती हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ कहते हैं एक समेण हीणम, जो मुहूर्त है, अगर उस मुहूर्त में हम एक समय कम रखेंगे तो वो कहलाएगा भिन्न मुहूर्तम। उसको क्या बोलेंगे, भिन्न मुहूर्त। माने मुहूर्त तो पूरा 48 मिनट का होगा, अगर उसमें एक समय भी कम कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, भिन्न मुहूर्त। समझ आ रहा है, उसका नाम क्या है, भिन्न मुहूर्त। उसी को ही हम अंतर मुहूर्त कहते हैं, माने मुहूर्त के भीतर भीतर, है ना। आवली से ऊपर और मुहूर्त के भीतर, ये सब अंतर मुहूर्त या भिन्न मुहूर्त कहलाता है। तदोशेषम, है ना, उसके आगे जो शेष बचेगा एक समय से नीचे, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, भिन्न मुहूर्त कहलाएगा। और इसी को और आगे स्पष्ट किया गया है, ससमय मावली अवरम समूणम मुहूर्तयम तो उक्कसम मज्जा शंख वियप्पम वियाण अंतो मुहूर्तमिणम, है ना। ससमयम आवली, माने आवली में एक समय अधिक कर दो तो वो कहलाएगा अवरम, माने जघन्य। और समूणम मुहूर्तयम तो उक्कसम, और जो मुहूर्त में एक कम कर देंगे तो वो कहलाएगा उत्कृष्ट, है ना। मतलब ये अंतर मुहूर्त बताया जा रहा है। अंतर मुहूर्त एक जघन्य और एक उत्कृष्ट। तो जघन्य अंतर मुहूर्त कहाँ से कहा, आवली में एक समय अधिक हुआ तो वो हुआ जघन्य अंतर मुहूर्त, वहाँ से शुरू हो गया। माने आवली के बाद अंतर मुहूर्त शुरू हो गया। एक तरह से हमने आवली के बाद जो दूसरे बीच में मात्रक बनाए थे, है ना, उच्छ्वास था, स्तोक था, लव था, नाली थी, ये सब हमने, अगर हम इनको एक रूप में देखें तो ये सब अंतर मुहूर्त की गिनती में ले रहे हैं हम इनको, है ना। तो आवली में एक समय अधिक जहाँ शुरू हुआ तो वो अंतर मुहूर्त का जघन्य कहलाया, वो जघन्य अंतर मुहूर्त कहलाया। और वही बढ़ते बढ़ते जब मुहूर्त में एक समय कम रहेगा तो वहाँ तक वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कहलाएगा, और पूरा 48 मिनट हो जाएगा तो पूरा मुहूर्त कहलाएगा। तो मतलब ये हुआ कि अंतर मुहूर्त की शुरुआत आवली के बाद होती है, ये समझने की बात है। और मुहूर्त से पहले तक का है एक समय कम। आवली में एक समय अधिक और मुहूर्त में एक समय कम, इसके बीच का जो ये टाइम पीरियड है, ये सब क्या कहलाया, अंतर मुहूर्त इसको बोलते। माने अंतर माने भी होता है बीच में, मुहूर्त माने मुहूर्त के बीच का जो टाइम है वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। ये इसकी शब्द विच्छेद के साथ में इसकी व्याख्या समझना चाहिए। और ऐसे मुहूर्त के भी
संख्यात असंख्यात विकल्प भी जानना चाहिए। माने वो मुहूर्त अंतर मुहूर्त जो है वो एक प्रकार का नहीं है, उसमें भी संख्यात और असंख्यात विकल्प हैं, भेद हैं। अंतर मुहूर्तम इणम, इस अंतर मुहूर्त के है ना। तो अंतर मुहूर्त कहने से हमें दिमाग में ये रखना चाहिए कि अंतर मुहूर्त आवली से एक समय अधिक भी है और 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट से एक समय कम भी है। सब क्या है? अंतर मुहूर्त। तो हर चीज़ का अंतर मुहूर्त एक जैसा नहीं होता। अंतर मुहूर्त में असंख्यात भेद भी बन रहे हैं और संख्यात भेद भी बन रहे हैं, है ना। इतना जानना चाहिए। इसके बाद की चर्चा बाद में करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त।